बेसिकली हमने मैनी पार्टिकल टू सिंगल पार्टिकल में ओनली ट्रांसलेशनल मोशन को देखा एंड यू कैन सी हाउ यू कैन डिसाइड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द सिस्टम or you can say translational motion trajectory of the system by just looking at the trajectory of the center of mass, and that is not affected by the internal force. Okay, if I put my finger on the center of mass, you can say the body, the object should not move up, down, left, right, because the only force acting on the system is in the downward direction. अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना है, इसका मेरे को नहीं पता किधर को है, कैलकुलेशन नहीं कर सकता मैं, what I can do, I just have to put my finger and check that the system is stable or not. एक चीज और आएगी जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है. कई बार कुछ सिस्टम्स में, कुछ केसेस में जो है वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे निकल के आते हैं, बट हम डिस्कस करेंगे लेटर दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स. राइट, हो जाएगा. आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट यू कैन क्लियरली चेक कि वो ओनली ट्रू किसके लिए होगा व्हेन यू हैव ए आइसोलेटेड सिस्टम. इसको हम एक नाम से और भी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस. देखने को मिल रहा है एक पार्टिकल यूं जा रहा है, एक पार्टिकल यूं जा रहा है लैब फ्रेम में, लेकिन आप सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, हमेशा दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हुए ही आपको दिखेंगे, ओनली इन द कंडीशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो. सेंटर ऑफ मास है दैट विल रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशन मोशन, लेकिन आपने सेंटर ऑफ मास को ही आपने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो आपने कंसिडर किया, रेस्ट में ही आपका आ गया. इट मींस ट्रांसलेशनल मोशन तो उसमें होगा ही नहीं. राइट, तो आप देख पा रहे हो दैट इवन इफ देयर इज अ ट्रांसलेशन मोशन इन रोटेशन, all other particles will always revolve about the center of mass. लेकिन with respect to the center of mass, you will see that the velocity vector v1, v2, they will be opposite to each other. तो अगर system constant force लग रहा है, in that case, maybe it may be possible that we have such kind of relation there. Okay, that the velocity of the first particle is just anti-parallel to the other. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल. दिस इज दीपक मारा. इस वीडियो में हम सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, और बेसिकली हम दो टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करेंगे. पहला है आपका सेंटर ऑफ मास और दूसरा है सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. बेसिकली तो विल डिस्कस मोर अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड बेसिकली वी विल डिस्कस द ट्रेजेक्टरी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो बेसिकली ट्रेजेक्टरी मींस कि सेंटर ऑफ मास जो है वो, अगर किसी सिस्टम के अंदर जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरीके की ट्रेजेक्टरी है, किस तरीके का मोशन है, उसको बेसिकली फॉलो करता है. उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे. और दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको बताया दैट विल बी द COM, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में जो हमने कवर किया वो क्या क्या डिस्कस किया था. तो वहां से सबसे पहले हमने डिस्कस किया कि आपका जो टोटल मोशन है किसी भी मल्टी पार्टिकल सिस्टम का, वो आप एक सिंगल पार्टिकल से एक्सप्लेन कर सकते हो, सिंगल पार्टिकल सिस्टम से एक्सप्लेन कर सकते हो. एंड यू कैन कंसीडर द होल मास टू बी कंसंट्रेटेड ऑन द सेंटर ऑफ मास बेसिकली. Okay, so first point that all mass is on center of mass basically, right? Second point हमने डिस्कस किया कि जो आप ट्रांसलेशनल मोशन है किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, वो एक सिंगल पार्टिकल से समझ सकते हो. तो बेसिकली वहां पे हमने देखा क्या कि मल्टी पार्टिकल सिस्टम है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, एक सिंगल पॉइंट पार्टिकल से. तो इनका मास जो था टोटल का मिला के मान लीजिए m1 प्लस m2 सबका मिला के, और कैपिटल M बन रहा था, एक पॉइंट पार्टिकल है. पॉइंट पार्टिकल में आपने देखा कि रोटेशन जो है वो आपका नहीं होता है, ओनली ट्रांसलेशन जो है वो आपका पॉसिबल हो सकता है. तो हमने बोला कि इट रेस्ट्रिक्ट्स द रोटेशनल मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास की अगर आप बात करोगे. या फिर आप बोलोगे कि अगर आप ओनली ट्रांसलेशनल मोशन अगर आप देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, तो आप क्या बोलोगे, तो आप सेंटर ऑफ मास का जो मोशन है बेसिकली उसको आप क्या करोगे, स्टडी करोगे. ओके,
और हमने देखा जब हमने इक्वेशंस लिखी, मैथमेटिकल इक्वेशंस, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली और मोशन ऑफ मल्टी पार्टिकल सिस्टम, उसमें हमने क्या देखा बेसिकली, उसमें हमें देखने को मिला कि आपका जो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है, बेसिकली हमने क्या बोला था इसको, दैट इज नथिंग बट द टोटल मास ऑफ द सिस्टम एंड द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये किसके इक्वल आया था? ये आपका आया था अलग अलग पार्टिकल्स की जो मोमेंटम है उसके समेशन के इक्वल आया था, राइट। सिमिलरली हमने वहां पे एक चीज और देखी कि आपका जो एफ एक्सटर्नल है सिस्टम के ऊपर, दैट वाज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज नथिंग बट समेशन एफ आई एक्सटर्नल, राइट। तो हमने क्या बोला कि जो सेंटर ऑफ मास है दैट कैन एक्सप्लेन द ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द होल सिस्टम and it will follow the equation of motion of this kind. जहाँ पे total mass है that will be accelerated by the center of mass acceleration you can say. तो हम किसी external force की presence में system का जो motion है उसको easily समझ सकते हैं because हमने इसको convert कर दिया एक single particle problem में। तो ये तो बात आ गई पीछे वाली वीडियो में जो हमने कवर किया। और बेसिकली एक यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो F इंटरनल फोर्सेस की जब हमने बात की थी, तो समेशन जब आप लेते हो दैट विल बिकम इक्वल टू 0, और वहां से हमने देखा कि इंटरनल फोर्सेस do not affect, you can say, affect the motion, affect the motion of the system, or you can say the center of mass basically। लेकिन हमने कोलिजन वगैरह में और काफी पहले ऑलरेडी देख चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास जो आपका जो इंटरनल फोर्सेस है वो आपका मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट जरूर कर देते हैं, लेकिन टोटल मोमेंटम बेसिकली जो है वो आपका क्या रहता है, कंजर्व रहता है इफ यू डोंट हैव एनी एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बेसिकली इंटरनल फोर्सेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द मोशन ऑफ that particular object or the system of particles basically, okay। तो ये चीजें हमने बेसिकली पहले कवर की कि पूरा मास सेंटर ऑफ मास पे आ गया। फिर हमने बोला कि ओनली ट्रांसलेशनल मोशन को अगर आप देखना चाहते हो तो सेंटर ऑफ मास के मोशन को देख लो, और कैसे देखोगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, इससे ही डिसाइड होगा आपका मोशन उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, ओके। तो ये बात आ गई आपकी सिंगल पार्टिकल सिस्टम के लिए, ओके। अब इसके अंदर देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके अंदर आपका जो सिस्टम है उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं ट्रेजेक्ट्री कैसी रहेगी सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली ये जो ट्रेजेक्ट्री जिसकी हम बात कर रहे थे दैट विल बी डिसाइडेड बाय दिस इक्वेशन। इट मींस कि उस पार्टिकल के ऊपर जो बेसिकली सिंगल पार्टिकल है तो एक्सेलेरेशन आपको पता है, उसका वेलोसिटी पता है, उसका मास पता है, राइट। सो एवरीथिंग will be decided by these. You can say trajectory of the particle will be decided by these parameters, you can say. But the trajectory will not be affected by the internal forces. तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बेसिक, तो आपको काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहला लेते हैं, देखिए एक पार्टिकल है, मान लीजिए आपका एक पार्टिकल था, इसका मास मान लीजिए m है, और बेसिकली ये जो है ये रेस्ट में है, तो इसका वेलोसिटी में क्या लिख देता हूँ, 0 लिख। कुछ टाइम बाद क्या होता है, इंटरनल फोर्सेस की वजह से आप कह सकते हो इट इज ए काइंड ऑफ पटाखा काइंड ऑफ थिंग, और यू कैन से इट इज एक्सप्लोसिव, यू कैन से, और समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली दो पार्टिकल जो है उनके अंदर इसका डिवीजन हो जाता है बेसिकली। तो वन पार्टिकल विल बी हियर, वन पार्टिकल विल बी हियर, and you can say you need to conserve the momentum, so obviously the velocities will be just opposite to each other basically। तो बेसिक सी बात है, मोमेंटम कंजर्वेशन है इंटरनल फोर्सेस की वजह से, तो v1 m1 and v2 m2 बेसिकली इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये आपका टोटल मास m, राइट। तो नाउ you need to see the center of mass of this particle, so basically you can see here you don't have any external force, here also you don't have any external force, it means आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पे देखिए, इस पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास है दैट इज समवेयर है, राइट, एंड ट्रेजेक्टरी विल बी डिसाइडेड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, सो यू कैन से F external is equal to 0 and momentum vector is also equal to 0, which means it will
it will be in rest condition for all time, t tends to infinity. It means इसकी पोजीशन चेंज नहीं होने वाली है, तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेंटर ऑफ मास बेसिकली क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड. अब देखो मान लो ये इस पॉइंट से अलग होना स्टार्ट हुए, जो पॉइंट कौन सा वाला, यही पॉइंट है बेसिकली, तो यहीं से ही ये दोनों हुए, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन ये है, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन उसी पॉइंट पे रहेगी जिस पॉइंट पे यहाँ पे थी. इट मीन सेंटर ऑफ मास जो है दैट विल ऑलवेज बी फिक्स्ड थ्रू आउट द मोशन. लेकिन आप देख पा रहे हो कि एक मास इधर जा रहा है, एक मास इधर जा रहा है, दैट्स द, यू कैन से दैट्स ट्रू, देयर इज नॉट एनी प्रॉब्लम. ओके, नाउ ये प्रॉब्लम आ गई, तो देखा आपने कैसे ट्रेजेक्ट्री जो है वो दैट इज नॉट अफेक्टेड. इंटरनल फोर्स तो होती ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स आपका भी एब्सेंट है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी देयर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द सेकंड प्रॉब्लम. सेकंड प्रॉब्लम में डिस्कस करते हैं कि मान लीजिए ये जो पार्टिकल था ना, ये मूव कंडीशन में था, तो ऑब्वियसली मूव कंडीशन में है, तो पार्टिकल का जो ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है, दैट विल बी गिवन बाय द सेंटर ऑफ मास. सो दिस विल बी मूविंग विद द VCM वेक्टर वेलोसिटी, एंड लेट्स से द मास इज कैपिटल M एंड सेंटर ऑफ मास इज समवेयर है. ओके, तो ऑब्वियसली पार्टिकल मूव कर रहा है, लेकिन अज्यूम करते हैं ऊपर वाले केस जैसा ही सिस्टम है जिसमें पार्टिकल क्या हो रहा है, एक्सप्लोड हो रहा है. सेम बात है, F एक्सटर्नल जीरो है लेकिन मोमेंटम जीरो नहीं है बेसिकली. तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल एक्सप्लोड होगा. अब एक्सप्लोड हो सकता है मान लीजिए 2D में हो गया. यहाँ पे तो क्या कंडीशन थी कि मोमेंटम कंजर्व करने के लिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, या तो ऐसे करें या ऐसे करें, डजंट मैटर. लेकिन यहाँ पे मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, यू कैन से द मोमेंटम नीड टू बी कंजर्व. तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से मूव करेंगे कि एक पार्टिकल आपका यहाँ चला जाएगा और दूसरा पार्टिकल कुछ इस तरीके से इस पॉइंट से दोनों स्प्लिट हुए, कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट करेंगे कोलिजन के बाद, स्प्लिटिंग के बाद. ओके, लेकिन F एक्सटर्नल ऑब्वियसली जीरो है, मोमेंटम यहाँ पे नॉन जीरो है. तो यू कैन से I can write it as do, and this is E vector is not equal to 0, and you can say uniform velocity जो है उससे मूव करेगा आपका सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री आपको देख रही है कि यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री बेसिकली क्या थी, मूविंग कंडीशन में थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन. तो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. तो जहां कहीं भी आप सेंटर ऑफ मास निकालोगे दोनों ऑब्जेक्ट का, इनमें तो बीच में आता, हमेशा उसी पोजीशन पे आता, लेकिन इन दोनों ऑब्जेक्ट में आप देखोगे तो आपको हमेशा ये जो सेंटर ऑफ मास है ना, ये मूव करता हुआ दिखाई देगा. और किस वेलोसिटी से मूव करेगा, VCM, जो कि इनिशियली जितनी थी. तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से सेंटर ऑफ मास की जो ट्रेजेक्ट्री है वो आपकी चेंज नहीं हो रही है जब आपका इंटरनल फोर्सेस से पार्टिकल स्प्लिट हो रहा है. तो ये दोनों केसेस तो हमने डिस्कस करे कि आपका अगर आपका F एक्सटर्नल आपका जीरो है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि भी व्हाट इफ वी हैव बोथ, इंटरनल फोर्स भी आ रहा है और कुछ एक्सटर्नल फोर्स भी आपका सिस्टम के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो वो आपका केस कौन सा आ गया, दैट विल बी योर थर्ड केस. लेट्स डिस्कस इट. ओके, तो तीसरे केस में एक सबसे सिंपलेस्ट वेल नोन एग्जांपल हम ले लेते हैं. वो क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, तो अज्यूम करते हैं कि एक मास जो है, सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट प्रोजेक्टाइल मोशन. और ये वाला जो एग्जांपल है ना, ये एक फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है न्यूक्लियर फिजिक्स में, जिसको बेसिकली फिजन रिएक्शन बेसिकली बोलते हैं. तो एक न्यूक्लियाई जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्सेस. ऑब्वियसली वहां पे मास जो है वो थोड़ा मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, काफी नेग्लिजिबल मास होता है, लेकिन वो एक इस तरीके की प्रॉब्लम को फॉलो करता है. तो बेसिकली आप कह सकते हो कि दिस इज टाइप ऑफ, यू कैन से न्यूक्लियर फिजन काइंड ऑफ रिएक्शन, यू कैन से एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, एंड बोथ ऑब्वियसली बोथ आर एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन. यहाँ पे आपका न्यूक्लियर रेस्ट में है और यहाँ पे न्यूक्लियर मूविंग कंडीशन में. तो ये ऑब्वियसली देखा जाता है न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर. लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम M और G से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट. ओके, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हमने यहाँ पे देखा, mg यहाँ पे लगा. ओके, तो बेसिकली एक पार्टिकल था, तो उसका मोशन जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द this equation. You can say F external will be equal to total mass
of the object multiplied by the gravitational acceleration, and that will also be the mass you can say that will also be the force acting on the center of mass. So you can say that this is F, center of mass external, you can say. ओके, तो बेसिकली अगर एक पॉइंट है, एक पार्टिकल है जिसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा? एक सिंगल पार्टिकल उसको कंसीडर करना पड़ेगा, और एक सिंगल पार्टिकल का मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में ऐसे करके कुछ होता है. अगर आप उसको किसी एंगल पे, यहाँ पे किसी एंगल पे आपने थ्रो किया, ऐसा नहीं है कि वर्टिकली फेंका, तो जनरल केस कंसीडर कर लेते हैं किसी एंगल पे हमने उसको फेंका, तो ये सेम प्रोजेक्टाइल मोशन का के इनिशियल वेलोसिटी u वेक्टर है. ओके, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक पर्टिकुलर रेंज जो है वहां तक जाता है, और एक मैक्सिमम हाइट तक ये पार्टिकल जाता है. बेसिकली सिंपली वही प्रोजेक्टाइल मोशन वाली बात. ओके, अब एक्सटर्नल फोर्स तो ये लग रहा है, ट्रेजेक्ट्री क्या होनी चाहिए सेंटर ऑफ मास, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय दिस, एंड दिस इज नथिंग बट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सेंटर प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, बेसिकली. ओके, अब अगर पार्टिकल स्प्लिट न करता तो पार्टिकल सेम ट्रेजेक्ट्री फ्लो करता, डजंट मैटर. बट अगर पार्टिकल लेट्स से यहां पे आया और यहां पोजीशन में आके ये एक्सप्लोड कर गया, उस कंडीशन में होगा क्या कि एक पार्टिकल मान लो यहां पे आया और दूसरा पार्टिकल आपको यहां पे आ गया. ऑब्वियसली छोटा होगा साइज में थोड़ा, एक छोटा यहाँ पे एक यहाँ पे, और एक्सप्लोड किया तो बेसिकली देखो एक्सप्लोड किया तो एक यहाँ पे जाएगा, एक ऐसे जाएगा, कुछ इस तरीके से. तो ये कुछ ना कुछ एक पार्टिकल आपका यहाँ गिरेगा आके, और एक पार्टिकल यूं जाके कहीं ना कहीं आगे यहाँ पे ये गिर गया. बट इंपॉर्टेंट चीज मैंने क्या बोली कि एफ एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में सेंटर ऑफ मास जो है वो एक प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करेगा. बट ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ये जो है ये आपका एफ इंटरनल लग रहा है यहाँ पे, इंटरनल फोर्सेस की वजह से एक्सप्लोड हुए पार्टिकल्स, और वो बेसिकली आपके अलग अलग पोजीशंस पे चले गए. तो आप क्या बोलोगे कि ये पोजीशन आपकी कौन सी होगी? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी. इट मींस अगर एक पार्टिकल आपका यहां पे गिरा, दूसरा पार्टिकल यहां पे गिरा, और इसका पोजीशन आप यू कैन से, इसका पोजीशन जो है टोटल यहां से लेके यहां तक आर है, और इस पार्टिकल का पोजीशन जो है लेट्स से इस पार्टिकल का ओरिजिन से आप कंसीडर करोगे तो ये मान लीजिए x1 है. सिमिलरली इस पार्टिकल का पोजीशन जो है ये यहां से लिया, ये x2 है लेट्स. तो आप यहां से क्या बोलोगे दैट RCM इज नथिंग बट द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, बिकॉज यू कैन से यहां से लेके यहां तक गया, तो इस पर्टिकुलर पोजीशन की बात करोगे तो ये रेंज जो है वो सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है. दैट विल बी इक्वल टू यू कैन से m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस, राइट. तो ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास का बेसिक सा एक एग्जांपल था, जहां पे हमने देखा कि एक्सटर्नल फोर्स के केस में पार्टिकल जो है, सिंगल पार्टिकल बेसिकली किस तरीके की ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है, दैट विल बी द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सेंटर ऑफ मास. बट इंटरनल फोर्सेस डू नॉट कंट्रीब्यूट और अफेक्ट द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सिस्टम, और यू कैन से द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द सेंटर ऑफ मास बेसिकली. ओके, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो तब कुछ ऐसा होगा, नॉन जीरो हो तो ऐसा होगा. लेकिन मेन पॉइंट यही है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी अफेक्टेड बाय द इंटरनल फोर्सेस. यहाँ पे स्टेट पार्टिकल की थी कितनी, यहाँ पे पार्टिकल की स्टेट थी रेस्ट में रहना, तो सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में. यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की स्टेट थी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, को कि एक्सटर्नल फोर्स वाज नॉट एक्टिंग ऑन द सिस्टम, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा. अब यहाँ पे बात आ गई एक्सीलरेटेड मोशन है, mg एक्ट कर रहा है, लेकिन पार्टिकल आपने एक प्रोजेक्टाइल में फेंका. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन तो पार्टिकल का होगा, वेलोसिटी घटेगी, राइट. वो चीज हम ऑलरेडी चेक कर ही चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में, राइट. ओके, तो बेसिकली ट्रेजेक्टरी विल बी द सेम एज दैट ऑफ सिंगल पार्टिकल, यू कैन से, और द सेंटर ऑफ मास बेसिकली. ओके, तो बेसिकली हमने मैनी पार्टिकल टू सिंगल पार्टिकल में ओनली ट्रांसलेशनल मोशन को देखा, एंड यू कैन सी हाउ यू कैन डिसाइड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द सिस्टम, or you can say translational motion trajectory of the system by just looking at the trajectory of the center of mass, and that is not affected by the internal force. Okay, अब एक छोटी सी चीज और आप यहाँ पे देखिए
कि जब हमने सेंटर ऑफ मास डिफाइन किया तो हमने बोला कि टोटल फोर्स जो है वो सिस्टम के ऊपर दैट विल एक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास। तो इसका एक एग्जांपल बेसिकली एक और मैं इंटरेस्टिंग आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि लेट्स कंसीडर इट फोर्थ। नाउ लेट्स से यू हैव ए रोड, इट कैन बी ए आइसोट्रोपिक रोड और इट कैन बी समथिंग लाइक दिस कि जहाँ पे मास जो है वो ज्यादा है और इधर कहीं पे कम है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, राइट। तो लेकिन सेंटर ऑफ मास तो ऑब्वियसली उसमें कहीं कहीं तो होगा। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास, तो बेसिकली बात क्या है, टोटल मास मान लीजिए सिस्टम का कैपिटल एम है, तो फिजिक्स हमारी कहती है कि भाई इस पॉइंट के ऊपर जो मास है ग्रेविटी की वजह से mg लगेगा, लगना ही चाहिए। अब एक आपकी बात में आपके माइंड में थोड़ा सा आएगा कि भाई इट इज एक्टिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सेंटर, तो कैसे आप इसको कह सकते हो। तो देखिए पहला तरीका तो ये है कि आप अलग अलग एक काम करो, यहाँ पे फोर्स लगेगा, यहाँ पे लगेगा, अलग अलग एलिमेंट लेके आप देखो तो F1 F2 F3 बेसिकली अलग अलग एक्सटर्नल फोर्सेस हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी हो जाएगा, तो अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। या तो आप एक काम करो सबका सम कर दो, या दूसरा तरीका क्या है, हमने ऑलरेडी चेक किया कि सेंटर ऑफ मास पे ही टोटल सिस्टम का मास कंसंट्रेटेड है, तो ये एक सिंगल पार्टिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो गया, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इस पॉइंट के ऊपर तो mg नीचे की तरफ ही लगेगा, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, आप अब नोट डाउन करिएगा इस चीज को कि ये mg नीचे लगा, ठीक है, बट इफ लेट्स से मैं यहाँ पे एक वेज टाइप का स्ट्रक्चर बना दूं, या फिर मान लो मैंने उंगली रख दी बीच में सेंटर ऑफ मास के, मान लो कि ये अपना रोड था, समझ गए। अब इस रोड का मेरे को चेक करना है कि कहाँ पे ये रोड जो है वो बैलेंस हो पा रही है, बिकॉज ऑब्वियसली बैलेंस होनी चाहिए। टोटल मास जो है वो आपका सेंटर यहाँ पे है, टोटल मास नीचे मूव कर रहा है, आई मीन ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। इफ आई पुट माई फिंगर ऑन द सेंटर ऑफ मास, यू कैन से द बॉडी, the object should not move up, down, left, right, because the only force acting on the system is in the downward direction. So it means आपने एक वेज लगाया, उंगली लगाई, कुछ भी है सेंटर ऑफ मास के नीचे लगाया, या सेंटर ऑफ मास बेसिकली आपने उंगली के ऊपर रखा, तो क्या चीज आपको नोटिस हुई कि पार्टिकल बेसिकली मूव नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास आपको एक्सपेरिमेंटली निकालना है, इसका मेरे को नहीं पता किधर को है, कैलकुलेशन नहीं कर सकता मैं, व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट हैव टू पुट माई फिंगर एंड चेक that the system is stable or not. तो जिस पॉइंट के ऊपर ये स्टेबल हो जाता है बेसिकली, that will be the point of the center of mass. You can say ये यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे आएगा कि स्टेबल हो जाएगा सिस्टम, then it means that here they have the center of mass at this particular point. तो इस पेन का यहाँ पे सेंटर ऑफ मास निकल के आ गया, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन मैं आपको यहाँ पे बता दिया है, राइट। सो एप्लीकेशन हमने क्या देखा, that you can calculate this center of mass experimentally, okay। और कैसे निकालोगे, कोई भी ऑब्जेक्ट है, रैंडम ऑब्जेक्ट है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो आप अलग अलग पोजीशन पे एक वेज स्ट्रक्चर रख के देखो, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स लग जाएगा, नीचे की तरफ mg लग जाएगा, और बाकी के कोई फोर्सेस है ही नहीं सिस्टम में, और यहाँ पे r इज इक्वल टू mg आ गया, तो बैलेंस आपका किधर भी सिस्टम मूव नहीं करेगा। एक चीज और भी आएगी, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको यहाँ पे, लेकिन एक चीज और आएगी जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार कुछ सिस्टम्स में, कुछ केसेस में जो है वो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे निकल के आते हैं, बट हम डिस्कस करेंगे लेटर दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू डिफरेंट काइंड ऑफ पॉइंट्स, राइट। और कब कब दोनों अलग होंगे, कब कब दोनों इक्वल होंगे, विल डिस्कस इट, ओके ओके। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है, विल डिस्कस इट, डोंट वरी, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंटली आप सेंटर ऑफ मास किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी उनका बेसिकली निकाल सकते, ओके ओके। और ये हमने डिस्कस कर दिया, यहाँ पे आपका सिस्टम क्या था, एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में आपका मूव कर रहा था। अब सेकंड टॉपिक जो है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ center of mass, what is the physical significance of the center of mass, what different kind of things you can do with the center of mass, and how the center of mass is helping to understand the translational trajectory of the system, or it can be a multi-particle system. We are just replacing the multi-particle system just by a single particle
and the trajectory of the single particle will explain the trajectory of the whole system. Okay, that's enough. And obviously you can balance the object onto a finger, or you can say a wedge kind of structure just at the center of mass. So that explains what is going on with the center of mass. Okay, now let's move to the center of mass frame of reference. So basically, what is this center of mass frame of reference? So now we are going to discuss this. So अब हम डिस्कस कर रहे थे किसी भी सिस्टम को, पहले जब तक भी हमने देखा कि सिस्टम को किसी एक पर्टिकुलर ओरिजिन से, कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमने उसको क्या किया, उसको बेसिकली रिप्रेजेंट किया पोजीशन वेक्टर वगैरह लगा, तो हमें वहां पे सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मिला, अलग अलग पार्टिकल्स का मिला. बट सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या बोलता है कि हम कहां पे जाएंगे, वी टॉक इन टर्म्स ऑफ, और वी विल मूव ऑन टू द सेंटर ऑफ मास पॉइंट. तो बेसिकली हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाके बैठ जाएंगे. तो नाउ आवर ओरिजिन इज सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास को छोड़ना नहीं है कभी भी, उसी के ऊपर रहना है, राइट. तो जितनी भी ऑब्जर्वेशन में हम लेंगे दैट विल बी with respect to the center of mass. So that's how we define the center of mass frame of reference. तो इसके बारे में कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, और कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ डाउट्स भी आते हैं बहुत सारे, उसको हम थोड़ा देखेंगे. तो सबसे पहली बात, आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर आ गए तो पहली चीज क्या होगी कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है, जो ओरिजिन बना आपका, तो उस केस में सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है दैट विल बी इक्वल टू 0 बिकॉज यू आर ऑन द सेंटर ऑफ मास बेसिकली. So with respect to you, the origin is the center of mass. Okay, तो basically ये आपका RCM vector जो है that is come out to be 0. अब एक चीज देखो, आप center of mass को पकड़े हुए हो, तो with respect to you, the center of mass is not moving anywhere. So you can directly write that the center of mass velocity vector will also be equal to 0. अब तीसरी चीज आती है कि एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी 0 रहेगा तो एक्सेलेरेशन भी 0 निकल के आता है. बट मैंने एक चीज आपको बताई थी, दो तरीके की चीजें होती हैं, आपको पहले भी हम बता चुके हैं. पहला होता है एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं ऐसे लिख रहा हूं, और दूसरा होता है नॉन एक्सीलरेटेड, और यू कैन से वी कॉल इट नॉन एक्सीलरेटेड, और वी कॉल इट इनर्शियल फ्रेम बेसिकली. Sorry, it is non-inertial. Okay. This one is inertial because we are writing non-accelerated, na? This is inertial, and this accelerated we call it as non-inertial. थोड़ा सा confuse नहीं होना. So this is frame of reference basically. Okay. तो accelerated frame of reference में basically क्या होता है कि आप जो है आपका frame of reference है वो accelerated होता है, और इस condition में आपने क्या चेक किया, इस केस में आपका जो शूडो फोर्स जिसको हम बोलते हैं, एक इमेजिनरी एक फिक्शियस फोर्स लगता है, शूडो फोर्स उस केस में लगेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में. लेकिन इसमें तो फोर्स 0 है, तो ऑब्वियसली कोई एक्सटर्नल फोर्स इसमें एफ एक्सटर्नल आपका क्या हो जाता है, एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0 ऑन द सिस्टम. तो आप देख पा रहे हो, लेकिन आपको देखने से लग रहा है कि अगर वेलोसिटी वेक्टर 0 हो गया तो क्या पोजीशन में आपका एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा. तो ऐसा बेसिकली देखने से लग रहा है, बट द फोर्स ऑन द सिस्टम विल नॉट बी 0 बिकॉज नाउ योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू नीड टू डिसाइड दैट इट इज इनर्शियल और नॉन इनर्शियल. तो बेसिकली अगर आपका सिस्टम एक्सेलरेट हो रहा है तो आपका सेंटर ऑफ मास भी बेसिकली एक्सेलरेट होगा. इफ यू आर वॉचिंग और इफ यू आर ऑब्जर्विंग विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आपके ऊपर शूडो फोर्स लगेगा हमेशा. लेकिन if the F external on the system is equal to 0, or sometime what we do, we call it as isolated system. So what is basically a isolated system? Isolated system is basically it is away from all kind of object, and it is basically isolated from everything else. So what we will have, that F external on the system will be equal to the 0. Basically only the internal forces will be there. अब एक इंपॉर्टेंट डाउट आता है, वो जगह आपको देखने को मिलेगा कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट यू कैन क्लियरली चेक कि वो ओनली ट्रू किसके लिए होगा व्हेन यू हैव ए
आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेसिकली आइसोलेटेड सिस्टम के लिए आपको देखने को क्या मिलेगा, दैट दिस सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू आर टॉकिंग अबाउट, दिस विल बी इनर्शियल, राइट, because it is an isolated system. On the other hand, the momentum that will be constant because f external is equal to 0, so momentum will be constant. Now from here you can see VCM is equal to 0, then momentum will also be equal to 0. So इसको हम एक नाम से और भी देखते हैं जिसको हम बोलते हैं जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। तो बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस है मोस्टली हम डील करते हैं किसके साथ, आइसोलेटेड सिस्टम्स के साथ, और दैट्स व्हाई वी डिफाइन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू बी एन inertial frame of reference, right? And because of this we have a constant momentum. Obviously the VCM is equal to 0, that's why we define it to be zero momentum frame of reference. So basically ये दो terms आपको देखने को मिलेगी, but एक important point यही है कि ये जो चीज है ये डिफाइन की जाती है आइसोलेटेड सिस्टम में। शूडो फोर्स एक्ट कर सकता है सेंटर ऑफ मास पे when you have an accelerated frame of reference, or you can say some external forces acting on the system. Okay, in that case you can say, you cannot say that the frame of reference is, you can say it is inertial. Okay, that's now अब हम डिस्कस करते हैं कि what will be the case when we are on the center of mass frame of reference. So सबसे पहले हम inertial frame की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले F external, let's say it is equal to 0, राइट। एफ एक्सटर्नल 0 है, हम टू पार्टिकल सिस्टम कंसिडर करते हैं जैसा कि हमने यहाँ पे किया। तो बेसिकली इन्हीं केसेस को ले लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप आरसीएम 0 हो गया, यू कैन से एम आई आर आई वेक्टर समेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यू कैन से एम आई वी आई वेक्टर समेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे ये सिंगल पार्टिकल सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे टू पार्टिकल सिस्टम है। सिमिलरली सिंगल टू टू पार्टिकल सिस्टम, लेकिन हमें बेसिकली टू पार्टिकल सिस्टम देखना है। देन वी विल लुक एट दिस। ओके, नाउ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इन दीज टू केसेस, राइट। ओके, तो ये चीज आ गई। अब यहाँ से आप क्लियरली क्या चेक कर पा रहे हो, नाउ यू आर ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दिस सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट। नाउ आवर ओरिजिन इज दिस पॉइंट। Okay, so we are observing both of these objects with respect to the center of mass. We are on the center of mass. तो उसके लिए हमें देखने को क्या मिलेगा, let's say we have two particles. You will clearly see that m1 r1 vector will be minus m2 r2 vector, जो कि हम already पहले भी डिस्कस कर चुके थे। So the center of mass will be in between. You can say one particle, if it is in that direction, the other particle will be in minus of, you can say they are anti-parallel to each other, you can say. Okay. Similarly, you will see that m1 v1 will be equal to minus m2 v2. दोनों केसेस की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी f external 0, यहाँ पे भी f external 0। सिर्फ फर्क ये था कि ये पार्टिकल रेस्ट में था, लेकिन ये मूविंग कंडीशन में था। बट when you observe it from the center of mass, अब देखो ये तो है बात लैब फ्रेम की, ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना, दिस इज लैब फ्रेम, वी कॉल इट एज लैब फ्रेम। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लैब फ्रेम क्या होता है। You are observing it basically from the ground perspective. Okay, but when you move to the center of mass, आपको क्या देखने को मिला है कि with respect to center of mass, the two particles are moving opposite to each other, right? So two particles will move opposite to each other. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो चलो देखने को मिल रहा है एक पार्टिकल यहाँ जा रहा है, एक पार्टिकल जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ तो नहीं जा रहे, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है। बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन करोगे तो एक मोमेंटम का कंपोनेंट यहाँ, एक यहाँ और एक कंपोनेंट यहाँ, तो ये वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओनली इस डायरेक्शन में मोमेंटम बचेगा। तो ये बेसिक फिजिक्स है। लेकिन आपको देखने को मिल रहा है एक पार्टिकल यूं जा रहा है, एक पार्टिकल यूं जा रहा है लैब फ्रेम में। लेकिन आप सेंटर ऑफ मास से ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, हमेशा दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते हुए ही आपको दिखेंगे, ओनली इन द कंडीशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। ओके, तो नाउ यू कैन सी प्रॉब्लम इज
more simpler from the center of mass frame of reference. ओके, प्रॉब्लम काफी सिंपल हो गई. यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेटेड मोशन था, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे जैसे ही हम गए दोनों पार्टिकल जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेंगे. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा. यू आर ऑन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इट मीन्स द सिस्टम will not move with respect to you, or you can say you have restricted the translational motion basically, because translational motion कौन बता रहा था? ट्रेजेक्ट्री जो थी हमने डिस्कस करी सेंटर ऑफ मास की, तो ये बेसिकली ट्रांसलेशनल मोशन के लिए ही बेसिकली हम बता रहे थे. तो बेसिकली मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, बट व्हेन वी मूव टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस देयर इज नॉट एनी ट्रांसलेशनल मोशन. इट मीन्स that we are restricting translational motion. Now, if you have both kind of motions, आपके पास क्या है? Center of mass, आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन भी है और आपके पास क्या था? रोटेशनल मोशन भी है. मान लीजिए ऑब्जेक्ट में दोनों तरीके के मोशन है. ट्रांसलेशनल मोशन हमने देखा जब हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास के मोशन को और मैनी पार्टिकल सिस्टम के मोशन को. हमने देखा डजंट मैटर आपके पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, किस तरीके से रोटेट कर रहे हैं, लेकिन सेंटर ऑफ मास है दैट विल रिप्रेजेंट द ट्रांसलेशनल मोशन. लेकिन आपने सेंटर ऑफ मास को ही आपने विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जो आपने कंसिडर किया, रेस्ट में ही आपका आ गया. इट मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन तो उसमें होगा ही नहीं, राइट? तो ओनली ट्रांसलेशन मोशन डिस्कस करना है, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास देखो. बट आपको पता है आपके पास रोटेशन भी है सिस्टम में और ट्रांसलेशन भी है. ट्रांसलेशन तो आपने रोक दिया, बट आपने रोटेशन तो नहीं रोका. इट मीन्स देयर विल बी अ रोटेशन. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर सेपरेटिंग आउट रोटेशन मोशन. इट मीन्स अगर आपको सिस्टम का रोटेशनल मोशन समझना है, आपको क्या करना पड़ेगा उस केस में? आपको जाना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में. बेसिकली जब आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए, ट्रांसलेशनल मोशन आपका रुक जाएगा. ओनली क्या चीज बचेगी? दैट विल बी द रोटेशनल मोशन ऑफ द सिस्टम. ओके, सो यू रेस्ट्रिक्टेड द ट्रांसलेशनल मोशन, यू ओनली हैव द रोटेशनल मोशन इन द सिस्टम. तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने को मिला. ओके, और यहां से एक चीज और भी आप देख पा रहे हो, टू पार्टिकल सिस्टम ले लो, मैनी पार्टिकल सिस्टम ले लो, कैसा भी ले लो, रोटेशन बेसिकली होगा. सेंटर ऑफ मास फिक्स्ड है, इट विल नॉट मूव विद रिस्पेक्ट टू यू, बट यू कैन से ऑल अदर पार्टिकल्स विल रोटेट अबाउट द सेंटर ऑफ मास. ओके, सो बेसिकली दिस इज द सेंटर ऑफ मास, लेट्स से, और इसके विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास यू कैन से द ऑल अदर पार्टिकल्स they will not translate basically, so they will basically rotate about this center of mass. Okay, now let's say अगर आपका center of mass move भी करे, okay, so I am mixing two things. आपका देखिए only rotation देखना है, center of mass का motion देखो. अगर translation motion देखना है then you only observe the center of mass motion. लेकिन सिस्टम में दोनों तरीके के, रोटेट भी हो रहा है सिस्टम और ट्रांसलेट भी कर रहा है. तो आप देख पा रहे हो that even if there is a translation motion and rotation, all other particles will always revolve about the center of mass. We are discussing with the F external to be equal to 0. ये हमेशा ध्यान रखना, इसके लिए डिस्कस कर रहे हैं. दूसरे पॉइंट्स आएंगे उनके लिए देखेंगे. सो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज आई? ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व और रोटेट अबाउट the center of mass, because obviously one particle is on the other side and other will be there, so they will rotate and you can see. Okay, so दूसरी बात हमने देखा, two particles will move in opposite to each other, or you can say basically the velocity vector we are considering, they are opposite to each other. So basically let's say if we have सिस्टम जहाँ पे आपका मूव कर रहा है, तो एक पार्टिकल का अगर वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ पे
तो दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर जस्ट अपोजिट टू दिस वेक्टर है और बीच में कहीं कहीं सेंटर ऑफ मास है। इट इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड कि एक पार्टिकल यहां पे जा रहा है, एक पार्टिकल यहां पे जा रहा है। इट कैन ऑल्सो बी समथिंग लाइक दिस, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास you will see that the velocity vector v1 v2 they will be opposite to each other. If one is moving in this direction, other will be in the just opposite to the other. Okay, and इस केस में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। Okay, तो ये बेसिकली आप विजुअलाइज, आई होप कि आप कर पा रहे होंगे कि कैसे सेंटर ऑफ मास जो है वहां से आप दोनों वेलोसिटी वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट कैसे निकल के हैं, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट टू पार्टिकल सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे हमने सेपरेट आउट कर दिया रोटेशन को, ओनली रोटेशन को समझ सकते हो। अब ये बात आ गई एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0। बहुत बार क्या होता है कि आपकी सिस्टम पे फोर्स एक्ट कर सकता है। नाउ देयर आर टू कंडीशंस, दो तरीके की कंडीशन है और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एफ एक्सटर्नल इज नॉट इक्वल टू 0, बट यहाँ पे एफ इज इक्वल टू ए कांस्टेंट वैल्यू। तो इसको बोलते हैं इफ यू हैव ए यूनिफॉर्म फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। और बेसिकली ऐसे सिस्टम में होगा क्या, ऐसे सिस्टम में एक चीज है वो आपको देखने को मिलेगी, दैट v1 वेक्टर they are anti-parallel. I will represent anti-parallel like this, not like this, you can say anti-parallel v2 may be possible. There is a possibility, you can say may be possible, but it is not required. Okay, तो अगर सिस्टम कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, in that case it may be possible that we have such kind of relation there. Okay, that the velocity of the first particle is just anti-parallel to the other. So ये possibility बनती है, but it is not always required. Okay, similarly when you move to if you have a F to be variable force होगा तो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, आप देख पा रहे हो। इस केस में दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका वेरिएबल फोर्स है, in that condition you will not say that the one particle is moving in this direction, other will be just opposite to that particular, you can say they will be anti-parallel. It's not possible here it can be possible, there is a possibility, you can say. Now ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमेशा। बहुत बार ये होता है, हम सोचते हैं कि हमेशा दोनों पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेकिन इट इज ओनली पॉसिबल फॉर दिस कंडीशन। यहाँ और यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। और ये ऑब्वियस सी बात है, सेंटर ऑफ मास के अराउंड जो है वो आपका पार्टिकल्स रोटेट करेंगे, वो हमने यहाँ पे देखा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि there is a variable force. It's not required that the particles will rotate about the center of mass. It's not. It is only valid इस केस के लिए। So I hope आपको वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफी अच्छे से हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, जहाँ पे हमने बेसिकली ट्रेजेक्ट्री बताई कि बेसिकली जो सेंटर ऑफ मास की ट्रेजेक्ट्री है, translational motions of the system will only be decided by the external force acting on the system, or you can say the center of mass basically. And और यहाँ पे फिर हमने बोला कि trajectory is not affected by the internal forces, और यहाँ पे 3 एग्जांपल लिए, एक में एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहे थे, इसमें नहीं कर रहा था बेसिकली। और हमने ये भी देखा कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है उसके ऊपर आप ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली पता कर सकते हो कि कहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर है। फिर हमने देखा सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली, और हमने ये ऑब्जर्व किया कि आपका सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वेलोसिटी वेक्टर आपका 0 होता है। दैट्स व्हाई वी डिफाइन इट टू बी a zero momentum frame of reference, but only for the inertial case, or you can say isolated system, because isolated system f external will be equal to 0, it will be an inertial frame. That's why we as a default we consider the center of mass frame of reference to be inertial. Okay, but obviously if the system is accelerated there will be a pseudo force acting on the system, right? तो वो यहाँ पे आप clearly यहाँ पे चेक कर सकते, right? Okay, फिर हमने देखा कि अगर आप सेंटर ऑफ मास के ऊपर हो तो क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकते हो आप। तो सबसे पहले हमने चीज देखी दैट यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द ट्रांसलेशनल मोशन, इट मींस देयर विल ओनली बी द रोटेशनल मोशन। सो आई होप आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा वीडियो,
एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग. और नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.